हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर हम लोग आए हैं यहाँ पे एक नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का जो चैप्टर है, साइंस का चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर नंबर 10 है साइंस में, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का क्लास 10th के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको हम पूरा करेंगे, पार्ट्स में करेंगे। आज हम लोग पहले पार्ट में पढ़ने वाले हैं प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, दर्पण वगैरह क्या होते हैं, परावर्तन किससे होते हैं, प्रकाश के गुण पढ़ने वाले हैं, जैसे आप लोग मेरे पीछे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद में मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि आप अच्छे खासे नंबर स्कोर कर पाएंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं पेपर में, यूपी बोर्ड के लिए, क्लास 10th में, और भी बोर्ड के लिए। हर बोर्ड में ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों का रौला जमवा दूंगा फिजिक्स में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, सब लोग समझते हैं कि प्रकाश के गुण समझने से पहले हम लोगों को ये पता होना होगा कि प्रकाश होता क्या है। लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या है। एक तरह का प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब आप लोग क्या कहेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तरंग क्या होती है। बहुत सारी तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। बहुत सारी तरंगे जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। प्रकाश भी उन्हीं में से एक है जो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे बात करें एक्सरे, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा रे, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। रेडियो वेव जिसको बोलते हैं, रेडियो तरंगे, वो भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। रेडियो वेव आप लोगों ने सुना होगा, जो फोन पे बातें होती हैं, तो जो वेव आती है फोन पे, जो बातचीत में इस्तेमाल होती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो तरंगे। माइक्रोवेव की बात करें, माइक्रो तरंगों की बात करें, जो माइक्रोवेव ओवन में होता है, जो ओवन के अंदर क्या होता है, ओवन के अंदर खाना गर्म करते हैं हम लोग, तो क्या अंदर आग जलती है क्या, नहीं, उसके अंदर से क्या निकलती है, वेव्स निकलती हैं। कौन सी वेव होती है, वो माइक्रोवेव्स होती हैं, इसीलिए उसका नाम माइक्रो ओवन भी होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होती है, तरंगे होती हैं, जो किसका पार्ट होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश भी उसी तरह की एक क्या है, तरंग है, ठीक है। अब दुनिया में हर चीज हम लोग जो देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं, प्रकाश की ही वजह से देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो आप लोग कुछ देख ही नहीं पाएंगे। अब आप लोग कहेंगे जब सूरज डूब जाता है तब भी तो देख पाते हैं। प्रकाश का मतलब सिर्फ सूरज के प्रकाश की बात नहीं हो रही, हर तरह का प्रकाश। आप लोग हमें देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आसपास क्या लगी है, लाइट लगी है, इसकी वजह से देख पा रहे हैं। चाहे बल्ब की रोशनी हो, चाहे कोई भी चीज़ की रोशनी हो, किसी भी चीज़ का प्रकाश हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे चंद्रमा का प्रकाश हो। चंद्रमा का प्रकाश तो सूर्य का ही होता है वैसे, बाकी और बात करें, चाहे एलईडी का प्रकाश हो, चाहे बल्ब का प्रकाश हो, सब प्रकाश एक ही तरह के गुण रखते हैं। तो अगर हर तरह का प्रकाश ना हो, बिल्कुल कोई तरह का प्रकाश ना हो, लाइट अंधेरा बिल्कुल क्या हो, कमरे में बंद हो, तब आप लोग कुछ भी देख नहीं पाएंगे। तो दुनिया में हम हर चीज़ देख पाते हैं, तो किसकी वजह से देख पाते हैं, प्रकाश की वजह से। कैसे देख पाते हैं, प्रकाश की वजह से। मान लीजिए अगर कोई ये वस्तु रखी है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई इंसान है, कोई भी इंसान है, हम खड़े हैं। अगर हमको ये वस्तु क्यों दिखाई देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आसपास क्या होगी, लाइट होगी। मान लीजिए यहाँ पे भी ये सूरज है, सिर्फ कौन सी लाइट है, सूरज वाली लाइट है, तो सूरज की लाइट यहाँ पे आएगी। अब एक ही लाइट नहीं आएगी, करोड़ों की तादाद में यहाँ पे किरणें आ रही होंगी, और टकराने के बाद यहाँ से इधर जा रही होंगी, कुछ 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 टकराने के बाद हमारी आंखों तक भी जा रही होंगी। एक ही नहीं जा रही होगी, करोड़ों जा रही होंगी आंखों तक भी। तो टकराने के बाद प्रकाश आया, प्रकाश इससे टकराया यहाँ पे, और टकराने के बाद हमारी आंखों तक गया, इसलिए हमको ये वाला पार्ट प्रकाश उसका वस्तु का दिखाई देगा। अगर ये टकराने के बाद ये ना जाता आंखों तक की, तो ना देख पाते हम लोग। मान लीजिए इंसान ऐसे खड़ा होता कोई, यहाँ पे मान लीजिए दीवार आ गई एक, ठीक है, तो अब यहाँ से टकराने के बाद में दीवार के आर पार तो प्रकाश जा नहीं पाता है, तो दीवार से टकराने के बाद यहाँ से आगे किरणें जा ही नहीं पाएंगी, तो क्या हमको दिखाई देगी वो वस्तु, नहीं दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए कि आपको बात किया जाए, जैसे मान लीजिए ये कोई क्यूब है, क्या है, क्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रकाश है, ये वाला मिटा देता हूँ आप लोगों को ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। सूरज फिर भी अभी भी यहीं पे है। अब प्रकाश की किरणें यहाँ पे भी आएंगी, यहाँ पे भी टकराएंगी, टकराने के बाद हर तरफ जाएंगी। तो यहाँ से टकराने के बाद जो आंखों तक आएंगी, वो आप लोगों को ये वाला पार्ट दिखाई देगा। लेकिन क्या ये वाला हिस्सा जो है क्यूब का दिखाई देगा आपको, उस तरफ का फलक दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट का प्रकाश जो आया है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी वस्तु है, यहाँ पे टकराया, तो टकराने के बाद में ये आर पार आपकी आंखों तक नहीं आ पाएगा। जो प्रकाश किसी वस्तु से टकराने के बाद आपकी आंखों तक आ पाएगा, वही हिस्सा आपको किसी वस्तु का। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश के गुण, प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रकाश की प्रॉपर्टी आप लोग समझ लीजिए, ये सीधी रेखा में चलता है। अब ये नहीं प्रकाश यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे आया, ऐसे नहीं आएगा।
ये रास्ता गलत है प्रकाश का। प्रकाश टकराया सीधी लाइन में और सीधी लाइन में आएगा। तो ये याद रखिए आप लोग, प्रकाश क्या चलता है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, प्रकाश के कारण ही हर चीज देख सकते हैं, मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तीसरी चीज क्या है, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चौथी चीज क्या है, प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है। अब तो आप लोग सोचेंगे ये माध्यम क्या होता है, मीडियम क्या होता है। अरे मीडियम या माध्यम कोई भी अलग सी चीज नहीं है। जिस जगह पे प्रकाश चल रहा है उस जगह के एटमॉस्फेयर को, उस जगह के वातावरण को ही हम क्या बोलते हैं, माध्यम। अभी हमारे आसपास क्या है, एयर है, क्या है, हवा। तो प्रकाश यहाँ पे चल रहा है तो इसका मतलब प्रकाश हवा में चल रहा है। अगर पानी के अंदर कोई चीज देख रहे हैं तो मतलब प्रकाश पानी के अंदर जा रहा है, तो प्रकाश पानी में चल रहा है। तो जिस जगह से भी प्रकाश जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है, बिल्कुल। अब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मान लो हवा भी यहाँ से हम निकाल दें, तो इसको क्या बोलोगे, निर्वात बोलोगे। जब हवा भी नहीं होगी वहां पे तो उसका मतलब वहां पे क्या है, निर्वात है। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। कैसे चल सकता है, जाहिर सी बात है, ये जैसे हमारी पृथ्वी है प्यारी, हम लोग रहते हैं कहाँ पे, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सूर्य होगा, पृथ्वी से बहुत दूर है सूर्य, ठीक है ना। और प्रकाश यहाँ तक की क्या है, ये मान लीजिए स्पेस है, जिसको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। हवा एयर वेयर कहाँ तक रहती है, स्पेस ही तक तो रहती है, स्पेस के ऊपर तो हवा कुछ है ही नहीं। तो प्रकाश तो यहाँ से आ रहा है बिना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना एयर है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे निर्वात से हो के आ रहा है, फिर यहाँ पे एयर के अंदर भी आ गया। तो प्रकाश यहाँ से यहाँ तक निर्वात से होकर आया ना, तो बिना किसी मीडियम के भी आया प्रकाश। तो इसका मतलब प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो माध्यम में भी चल सकता है और बिना माध्यम के भी प्रकाश ट्रेवल कर सकता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आखिरी लाइन क्या है, प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड होती है प्रकाश की, और इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कौन से प्रकाश की बात हो रही है, हर तरह के प्रकाश की बात हो रही है, चाहे बल्ब का प्रकाश हो, गाड़ी में जो लाइट जलती है वो प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो, चंद्रमा से आने वाली रोशनी हो उसका प्रकाश हो, दुनिया में किसी भी तरह का प्रकाश हो, हर प्रकाश की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है प्रकाश। तो दुनिया में सबसे तेज स्पीड किसकी मानी गई है, प्रकाश की। जो इंसान प्रकाश से तेज चल जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा, भविष्य में पहुंच जाएगा। आप लोगों ने साइंस मूवीज में देखा होगा, प्रकाश से तेज स्पीड में जो चलेगा वो कहां पहुंच जाएगा, भविष्य में पहुंच जाएगा, जो कि क्या है, असंभव काम है। ठीक है, प्रकाश की स्पीड से ज्यादा तेज कोई नहीं चल सकता, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रकाश। अब यहाँ पे हमने बताया प्रकाश हवा या निर्वात में ये प्रकाश की चाल है। तो इसका मतलब ये होगा कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग अलग होगी, बिल्कुल। अभी आपसे हम बोले कि आप हवा में दौड़ो तो क्या दौड़ोगे, तेज दौड़ोगे। अगर यहीं हम आपसे बोल दे पानी में दौड़ो तो क्या करोगे, धीमा दौड़ोगे। क्यों, क्योंकि पानी क्या होता है, गाढ़ा होता है, थोड़ा वो सघन होता है। हवा क्या होती है, हल्की होती है, विरल होती है, तो आप लोग आसानी से दौड़ लेते हैं। इसी तरह प्रकाश भी सघन माध्यम जो होता है, जो गाढ़ा माध्यम होता है, वहाँ धीमे चलता है स्पीड से, और हवा में सबसे तेज चलता है। और निर्वात में, हवा में एक तरह से देखा जाए तो निर्वात से कम स्पीड होती है, क्योंकि हवा थोड़ी भारी होती है, किसकी अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा। निर्वात में तो कुछ भी नहीं है ना, हवा में तो फिर भी थोड़ा बहुत अवरोध आएगा, लेकिन निर्वात में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हवा बहुत ज़्यादा कोई भारी अवरोध पैदा नहीं करता है प्रकाश के रास्ते में। तो हम कह सकते हैं कि हवा और निर्वात में प्रकाश की स्पीड, लाइट की स्पीड लगभग सेम मान के चलते हैं हम लोग। लेकिन एक्चुअल की बात की जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, तो निर्वात में थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी, किससे, हवा से। पानी में और कम होगी। जितना माध्यम सघन होता जाएगा, घना होता जाएगा, प्रकाश की स्पीड वहां पे और कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग समझते हैं क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं परावर्तन के बारे में, जो आपका चैप्टर है, पहला पार्ट है चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो टकरा कर क्या होता है, जिस तरफ से आया है, जिस माध्यम से आया है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यहाँ पे आया, टकराया चिकनी सतह पर, और फिर से टकराने के बाद में वापस लौट गया, किसी कोण पे ही वापस लौटेगा, एग्जैक्ट ऐसे टकरा के बिल्कुल वापस उसी पॉइंट पे नहीं चला जाएगा। जिस लाइन पे आया, जिस रास्ते से आया है, जिस माध्यम से आया है, टकराने के बाद उसी माध्यम में अगर वापस लौट रहा है प्रकाश, तो इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। अब एक डायग्राम से समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, ये कोई क्या है, सतह है या सरफेस है, चिकनी सतह है। ये हमने इस तरह से पॉलिश यहाँ पे बना दिया, इसका मतलब होता है चिकनी सतह। ऊपर वाली सतह क्या होगी, इसकी चिकनी सतह होगी। यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश आया, प्रकाश की एक किरण आई और यहाँ पे टकराई। जिस पॉइंट पे टकराती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। प्रकाश सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर जिस बिंदु पर टकराएगी उसको बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु। से अगर हम एक लंबवत रेखा खींच दें, सरफेस के लंबवत एक रेखा खींच दे, तो उसी को बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब बोलते हैं। और ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट रही, इधर से आई और इधर ही वापस लौटी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, तो इसको बोला परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। और जो आ रही है उसको क्या बोला हमने, आपतित
आपतित किरण। अब देखिए यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, कोण का मतलब तो समझते ही होंगे, दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसी को कोण बोलते हैं। यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक बन रहा है अभिलंब के बीच में और आने वाली किरण के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, या बोलते हैं आपतन कोण। और एक कोण बन रहा है जाने वाली किरण, जिसको परावर्तित किरण हमने कहा है, और अभिलंब, इनके बीच का कोण, इसको बोलते हैं क्या, अपवर्तन नहीं, सॉरी, परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन हुआ है तो क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ऐसे रेखा आई और सतह पर टकराई और टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को हमने क्या बोला, परावर्तन बोला। और यहाँ पे कुछ टर्म आपको याद रखने हैं, जिस पॉइंट पर टकराती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, जो लाइट की किरण आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे, जो टकराने के बाद में वापस जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे, और जिस बिंदु पर लाइट टकराई है उस बिंदु पर अगर हम एक लंब खींचे तो उस रेखा को बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल बोल देते हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ पे दो कोण बनते हैं, एंगल आई और एंगल आर। अब आपसे सवाल पूछता है, बताइए आपतन कोण किसके किसके बीच में होता है, तो ऑप्शन दे देगा, सतह और आपतित किरण के बीच में, सतह और परावर्तित किरण के बीच में, सतह और अभिलंब के बीच में, या परावर्तित किरण और सतह के बीच में। नहीं, आपको ध्यान रखना है कोण जो दो दिए हैं, आपतन कोण हो चाहे परावर्तन कोण हो, दोनों कहाँ से नापे जाएंगे, अभिलंब से। अभिलंब क्या होता है, जिस पॉइंट पर किरण टकराई है उससे लंबवत रेखा को ही क्या बोलते हैं, अभिलंब या नॉर्मल। तो दोनों एंगल कहाँ से नापे जाएंगे, नॉर्मल से, अभिलंब से। ये बात आप लोग दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, एंगल कहाँ से नापे जाते हैं, अभिलंब से नापेंगे। अभिलंब से आपतित किरण का एंगल जो होगा उसको आपतन कोण बोलेंगे, अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होगा उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। ऑप्शन में आएगा आपके इसकी सतह और परावर्तित किरण के बीच में, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ये नहीं होगा, आंसर होगा अभिलंब से ही कोण नापते हैं। अभिलंब और आने वाली किरण को नापोगे, इनके बीच का कोण, तो उसको बोलेंगे आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल नापोगे उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो ये था आप लोगों का परावर्तन। अब इसके परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, आपसे सवाल बोर्ड में ये आता है कि परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए तथा परावर्तन के नियम बताइए। तो अब आगे हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम। तो चलिए इसको इतना नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग परावर्तन के नियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बार बार सवाल आता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा जो बोर्ड में 100% आते हैं। फिजिक्स आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, रौला जमवा दूंगा आप लोग का फिजिक्स से। बस खाली आप लोग क्या करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, लाल वाला बटन दबाते जाइए। तो यहाँ पे लिखा है परावर्तन के नियम। नियम सिंपल है, नियम क्या है, नियम तो एक ही है। नियम कौन कौन सा, एक तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा। रिकॉर्ड, आपतन कोण आने वाला कोण, किसकी, आने वाली किरण और अभिलंब, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच का कोण एंगल आई, और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर। तो परावर्तन के दो नियम है, पहला नियम सिंपल सा है, आपतन कोण एंगल आई और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, बराबर, एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा क्या है, दूसरा रूल ये है, दूसरा नियम ये कहता है परावर्तन का, किरण मतलब ये वाली किरण, और परावर्तित किरण ये वाली किरण, और अभिलंब ये वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तल, प्लेन को क्या बोलते हैं, तल। किसी समतल को क्या बोलते हैं, बोर्ड एक समतल है, अब बोर्ड एक समतल है। अब बोर्ड के बाहर ऐसे कोई अगर हम चीज ले रहे हैं, कोई हमको यहाँ चीज ले रहे हैं, कोई हमको यहाँ पे कुछ दिख, अगर मान लीजिए ऐसे कोई चीज कर दें, तल बाहर निकाल दे, तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, एक तल हो गया। तो अब बताइए, अगर मतलब मेरा हाथ के जो बाहर निकला हुआ है ये दूसरा तल है, अगर कोई किरण ऐसे आ रही है, ये आपतित किरण है, टकराएगी, यहाँ आएगी परावर्तित किरण, और ये यहाँ पे लाइन खींचोगे अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल, बोर्ड क्या है, एक ही तल, बोर्ड पे ही है ना। ऐसे थोड़ी ना होगा कि ऐसे आई किरण, यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद ये बोर्ड से बाहर आ गई किरण, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ये क्या हो गया, तल हो गया, तल हो गया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे किरण आए और यहाँ पे टकराए, टकराने के बाद ऐसे बाहर आ जाए कॉपी से होते हुए, नहीं होगा ना। आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इसी को बोलते हैं दूसरा नियम। ये बिल्कुल सिंपल सा नियम था। तो परावर्तन के यही दो नियम होते हैं और बिल्कुल छोटा सा सवाल आता है 2 नंबर में, आसानी से आपके 2 नंबर क्या हो गए, पक्के हो गए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं आपको दर्पण के बारे में। देखिए परावर्तन किससे होता है, मैंने बताया परावर्तन क्या होता है सॉरी परावर्तन क्या होता है, परावर्तन में जाने के बाद में क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है किरण। तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम, परावर्तन। तो परावर्तन के लिए कुछ उपकरण होते हैं, कुछ क्या उपकरण होते हैं जिससे परावर्तन होता है, जिसके क्या बोलते हैं हम लोग, दर्पण बोलते हैं। दर्पण भी कई तरह के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, आप लोग घर पे जिसमें शीशा देखते हैं, चेहरा देखते हैं, आईना, वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण। हम लोग को लेकिन क्या पढ़ना है यहाँ पे, आपके सिलेबस में है नहीं समतल दर्पण, हम लोग को क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण। जो क्या हो,
गोल हो। अब गोल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल गोला हो, बिल्कुल हल्के से वो कर्व होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ज्यादातर आपको थोड़ा करके दिखाया है कर्व। अगर बिल्कुल हल्का सा दिखाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा, देखने में बिल्कुल क्या लगेगा, वो समतल लगेगा, ठीक है ना। तो फिर भी समझ लीजिए गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, किसी एक गोले से वो काट के निकाले गए होंगे, ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। और एक तरफ क्या होती है, पॉलिश। पॉलिश क्यों करते हैं, पॉलिश इसलिए करते हैं ताकि जो पॉलिश के दूसरी तरफ की सतह है, ये वाली सतह पे क्या होती है, पॉलिश। और परावर्तन किधर होता है, पॉलिश वाले सरफेस की तरफ होता है कि पॉलिश के दूसरी तरफ होता है, पॉलिश के दूसरी तरफ होता है, ये होती है चिकनी सतह। पॉलिश के जो दूसरी तरफ की सतह होती है वो होती है चिकनी सतह, उसी से क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोगों ने घर में जो समतल दर्पण देखा है, समतल दर्पण में भी पॉलिश होती है। आप लोग जिधर से शीशा देखते हैं चिकनी सतह से, जिधर से आईना देखते हैं उसके अपोजिट साइड देखिएगा, तो वो कभी कभी किसी में ग्रीन कलर की एक लेयर होती है, या किसी में क्या होती है, ऑरेंज कलर की एक लेयर होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिश बोलते हैं, ठीक है ना। तो मिरर ये दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर एक होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और एक क्या होता है, उत्तल। दोनों में क्या फर्क है, अवतल दर्पण को आपको याद रखने का सीधा तरीका बताता हूं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर, वो उल्टा सी होता है। क्या होता है, उल्टा सी। देखिए उल्टा सी है ना, तो ये याद रखिए, उल्टा सी क्या होता है, कॉनकेव मिरर। या हम ये भी याद रख सकते हैं, पॉलिश बाहर होती है। अवतल दर्पण में पॉलिश क्या होती है, बाहर होती है, या ऐसे याद रख सकते हैं कि ये क्या होता है, उल्टा सी होता है। और उत्तल दर्पण की बात करें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर को मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया कि उल्टे सी से क्या समझेंगे हम, अवतल दर्पण, तो सीधे सी से क्या समझ लेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। सीधा सी बन रहा है यहाँ पे, तो ये उत्तल दर्पण। इसमें पॉलिश क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। पॉलिश देखिए क्या है, सतह के अंदर की तरफ पॉलिश है, क्या है, अंदर की तरफ। इसमें पॉलिश क्या थी, बाहर की तरफ थी, इसमें पॉलिश क्या हो गई, अंदर की तरफ हो गई। तो ये हो गया उत्तल दर्पण सीधा सी, और अवतल दर्पण क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण को उल्टा सी बोलेंगे। बोलेंगे क्या मतलब, समझने का एक तरीका समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। उल्टा सी मतलब अवतल दर्पण और सीधा सी मतलब उत्तल दर्पण। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो दर्पण होते हैं, दर्पण में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करने के बाद में आप लोग लिखिए यहाँ पे, दर्पण में जो टर्म्स होते हैं उसको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के पूरे टॉपिक में वही आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आप लोगों को बताता हूँ मैं दर्पण में कौन कौन से टर्म होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो दर्पण होते हैं दोनों तरह के, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, चाहे कॉनकेव मिरर की बात करें, इसको कॉनकेव बोलते हैं, अवतल ये वाला कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, या उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों में टर्म सेम रहेंगे, बस खाली डायरेक्शन अलग अलग होगी। सबसे पहले बात करते हैं पोल, जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, चाहे इसमें बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। चाहे इसमें की बात देख लीजिए आप लोग, जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव, या इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग पोल या ध्रुव बोलते हैं। डेफिनेशन आपको कभी इससे नहीं पूछेगा, बहुत नामुमकिन चांस है, बिल्कुल 0.001% चांस है, लेकिन समझने के लिए आगे न्यूमेरिकल आएंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ध्रुव क्या होता है, दर्पण का मध्य बिंदु होता है, चाहे ये वाला दर्पण हो चाहे ये वाला दर्पण। उसके बाद में हम बात करते हैं सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इसमें भी है और इसमें भी है। वक्रता केंद्र, केंद्र क्या होता है, जाहिर सी बात है, किसी गोले के मध्य बिंदु बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पे रख के रेडियस से गोला खींचा जाता है, उसको केंद्र बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था दर्पण किससे मिलकर बना होता है, दर्पण क्या होता है, किसी गोले का एक भाग होता है। तो ये एक तरह से गोला रहा होगा ना, तो जिस गोले से दर्पण काटा गया है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र। ये जो काटा गया है इसका सेंटर किधर रहा होगा, ये गोला इस तरह से रहा होगा तो इसका सेंटर इस साइड आएगा, तो ये जो केंद्र होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करते हैं सी से। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस क्या होता है, फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु, चाहे इस वाले दर्पण में देखिए और चाहे इसमें देखिए, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के जस्ट बीच में जो पॉइंट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में जो एक लाइन देख रहे हैं, लाइन जा रही है इस तरह से ध्रुव से होती हुई, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, या क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये दर्पण में दिखाई नहीं देती, ये काल्पनिक एक रेखा होती है जो ध्रुव से होकर जाती है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या आता है, अब बात करते हैं M1 M2। M1 M2 को हम लोग बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं, द्वारक। द्वारक का मतलब क्या हो गया, द्वार। द्वार का मतलब रास्ता, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एपर्चर, ठीक है ना। द्वारक क्या होता है, दर्पण का पूरा वह भाग जिससे प्रकाश आ सकता है। अब यहाँ पे
प्रकाश कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, यहाँ से इतने से ही तो प्रकाश आ सकता है, यहाँ से अगर इधर वाले से प्रकाश आएगा तो यहीं तक तो आ सकता है। तो ये पूरा जो रास्ता, ये पूरा जो एरिया जहाँ से प्रकाश दाखिल हो सकता है इस दर्पण के अंदर, उसी को हम लोग दर्पण का क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, या इसी को M1 M2 से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या होता है, अब दूरियों की बात कर लेते हैं। इसमें दूरियां भी हैं कुछ सॉरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, चाहे इसमें बात करें चाहे इसमें बात कीजिए, मैंने इसमें दिखा दिया है दूरियां, क्योंकि ज़्यादा गछा गछा ना हो जाए, कुछ समझ में आया आसानी से, कंजेस्टेड ना हो जाए, इसलिए हमने इसमें दिखा दिया है। तो जो दूरी ध्रुव से और फोकस बिंदु से, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ। इसमें भी ऐसे ही रहेगा, ये ध्रुव हो गया आपका और ये क्या हो गया, फोकस हो गया, बनाना ही पड़ गया हमको यहाँ पे। और इसमें जो स्मॉल f होगा इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। अब एक आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव से उस केंद्र के बीच की दूरी को, सारी दूरी ध्रुव से नापेंगे। केंद्र क्या होता है, जिस गोले में से काट के निकाला गया है ये दर्पण, उसी का जो गोले का केंद्र होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से। इसमें भी ऐसे ही होगा, ये हो गया केंद्र और ये हो गया ध्रुव, तो इसके और इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आपका एक रिलेशन होता है, ये हो गई फोकस दूरी आपकी और ये हो गई वक्रता त्रिज्या। तो F बराबर जो होता है वो होता है R/2, मतलब जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी, कहाँ पे बताई थी, कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, फोकस होता है। तो जितनी दूरी ये F है उतनी ही दूरी ये भी F है, तो 2F हो गई। तो एक हिसाब से वक्रता त्रिज्या जो हो गई वो फोकस दूरी का दुगना होती है। इसका मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ से अगर R निकालना चाहे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F में मल्टीप्लाई होके 2F हो जाएगा। तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस, या फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन में 2। तो ये सारे आप लोगों ने टर्म्स क्या कर लिए हैं, सीख लिए हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस पे एक तरह क्वेश्चन देता हूँ। अब इसके आगे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो मैं आप लोगों को उसके बाद में एक एक चीज बताऊंगा, जिसमें दर्पण सूत्र भी आएगा, उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं वो सब मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। तो आप लोग सारी वीडियो जो मैंने पहले बनाई है, मैथमेटिक्स की भी बना रहा हूँ क्लास 10th की, वो सब भी देखिए वीडियो, और जो आगे पढ़ा रहा हूँ वो भी बताऊँ, वो भी देखिएगा लगातार। और आप लोग, मैं देख रहा हूँ वीडियो में व्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लाल बटन दिया है, उसमें हरा बटन दिया है, हरा नहीं दिया है वो तो मैं अपने आप से बता रहा हूँ, लाल बटन दिया है सब्सक्राइब का, वो दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, उनको भी दिखवाइए। अगर आपको बता रहा हूँ मैं, आप लोगों का रौला जमवा दूंगा फिजिक्स में, आप लोग खाली बस साथ में बने रहिए। टॉपर ना बना दूं आपको यूट्यूब से उठाकर तो बताइए आप लोग, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा, ऐसा पढ़ाऊंगा मैं। कमेंट में आप लोग करके जरूर बताया करिए, जो सवाल पूछता हूँ वो कमेंट में बताइए, और बताइए कैसा लगा आपको पढ़ के, मुझसे पढ़ने के बाद में कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और आगे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो आप लोग लाल वाला बटन जो सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको जरूर दबाना है। मोबाइल टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो मोबाइल नहीं टूटना चाहिए, तो मेरी वीडियो कैसे देखोगे, बस इतनी तेज दबाना है कि क्या हो जाए, लाल वाला बटन दब जाए। अब तो शायद व्हाइट कलर का हो गया ना बटन, वो सब्सक्राइब वाला, तो सफेद कलर वाला बटन, जहां भी सब्सक्राइब तो पढ़ ही लोगे ना, SUCRIBE, वो बटन जरूर दबा देना है। उसके बाद बेल वेल वाले जितने भी बटन है सब दबा देने हैं एक साथ में, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है, थैंक यू।